उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग मंथली जो सीरीज चला रहे हैं वो तो चलती रहेगी कंटिन्यूअस। ठीक है। आप लोगों को एक कलेक्टिव फॉर्म में हर महीने का करंट अफेयर आपको एक वीडियो मिल जाया करेगा, और उसके साथ ही आपको इसकी पीडीएफ, जो भी पीडीएफ मैंने बना रखी है वो भी मिल जाया करेगा। मगर हम उत्तर प्रदेश एग्जाम की अगर स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यूपीपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम होते हैं, पेट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होता है, या फिर सुपर टेट हो गया, तो इसमें देखेंगे आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयरों का जो वेटेज होता है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा होता है, या फिर ठीक ठाक रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने उत्तर प्रदेश का एक मोस्टली, पूरा तो नहीं कह सकता, मुश्किल से जितना अभी तक करंट अफेयर हुआ है उसका 5 से 10% इसमें कवर करने की मैं कोशिश किया हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे। आगे इसकी और भी सीरीज आती रहेगी। जब तक इसको मैं 100% कंप्लीट ना कर दूं, तब तक इस सीरीज को मैं ले आऊंगा। और इसमें मोस्टली जो भी मैंने रिसोर्स उठाए हैं, देखिए, ये रिसोर्स तो मैं पेपरों से उठाया हूँ जो स्टैंडर्ड पेपर हैं। ठीक है। उसके साथ सबसे ज्यादा मैंने पीआईबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट्स हैं, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट्स हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज होता है, ये सब चीजों से मैंने इस पे कंटेंट लिए हैं। कुछ कंटेंट डायरेक्टली उठा के इसमें रखे गए हैं, कुछ कंटेंट को मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी प्रेस रिलीज करती है, फिर कुछ भी डिसीजन लेती है, मगर उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको सुव्यवस्थित किया जाए और अभ्यर्थियों के सामने रखा जाए, मैंने इसमें कुछ एडिट किया है, कुछ लिखा है। तो चलिए, समय ना गंवाते हुए हम लोग करंट अफेयर पे चलते हैं और देखते हैं करंट अफेयर। तो पहले हम उत्तर प्रदेश की एक सामान्य जानकारी दे दें। एग्जाम में पूछा जाता है कि टेट, सुपर टेट वगैरह में जब भी पूछा जाएगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश के नाम को लेके ईयर वाइज कैसे उत्तर प्रदेश की जर्नी चेंज हुई। तो देखिए, 1936 से उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है। 77 में, अठारह, माफ करिएगा, 1836 है, मैं गलती से 1936 बोल दिया। फिर 1877 में इसका नाम बदल के आगरा एवं अवध प्रदेश का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। ठीक है। फिर 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को मिलाकर और उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है। उत्तराखंड राज्य। तो ये थोड़ा सा सामान्य जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बारे में। अब उत्तर प्रदेश के नाम के साथ साथ और इसके रिऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इसकी जो राजधानी है वो भी चेंज होती रही है। तो देखिए, 1836 से आगरा राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद 1858 में इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, ठीक है, वो था। 1921 में लखनऊ इसकी आंशिक रूप से राजधानी थी, एवं 1935 में लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी है। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं इसमें, देखिए, लखनऊ में लखनऊ में विधायिका विधायिका एवं कार्यपालिका पालिका का ऑफिस है, या फिर यहीं से इन दोनों का संचालन होता है। न्यायिक न्यायिक राजधानी न्यायिक राजधानी
इसमें जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मेन रूप से जो मेन ब्रांच है वो प्रयागराज में है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट कहा जाता है, प्रयागराज। ठीक है। और उसकी एक खंडपीठ जो है लखनऊ में ही भी है। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, करंट अफेयर से देखते हैं। करंट अफेयर पहला, आगरा मेट्रो। देखिए, आगरा मेट्रो प्रदेश का तीसरा शहर होने जा रहा है। ठीक है, मेन रूप से जैसे देखिए गाजियाबाद और नोएडा, वैसे तो ये पांचवा शहर होगा, मगर गाजियाबाद और नोएडा में जो मेट्रो चलती है वो दिल्ली दिल्ली से मेट्रो आती है, और वो दिल्ली मेट्रो। ठीक है, मगर लखनऊ में जो चलती है वो लखनऊ मेट्रो, कानपुर में कानपुर मेट्रो। इसी तरह आगरा में आगरा मेट्रो का संचालन होगा। तो मुख्य रूप से 5 शहरों में मेट्रो का संचालन आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा, जिसमें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर और अब आगरा में इसका मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज है। और ऐसे 3 महाशहरों में, ठीक है, और दिल्ली मेट्रो को अगर मिला लिया जाए तो 5। ठीक है, 5 महाशहर। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से ही, उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो सिंगल सिंगल विंडो पे काम कर रही है, सिंगल विंडो पे। ठीक है, जिसमें कारोबार एवं नागरिक सेवाएं शामिल होगी। मतलब कारोबार से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या फिर निवेश कोई करना चाह रहा है, या फिर कोई उद्यमी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना जा रहा है, तो उसको सिंगल विंडो के माध्यम से उसको क्लियरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी कारोबार से संबंधित सभी विभागों की, किसी भी विभाग से वो रिलेटेड हो चाह रहा है, तो उसकी सेवा जो है निवेश मित्र पर होगी। ठीक है, सेवा जो है, सेवाएं निवेश मित्र पर होगी। ठीक, अब इसमें निवेश मित्र क्या है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसमें आवेदन को ऑनलाइन यहीं पे जमा किया जाता है, उस आवेदन को ट्रैक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पारदर्शी प्रणाली है, तो इसको जानते रहिए कि निवेश मित्र है क्या। तो इस चीज आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है सिंगल विंडो जो कारोबारी क्षेत्र में क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान पर काबिज होना चाहती है। लक्ष्य है, गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा सुगम बिजनेस करने के लिए राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सब क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो नागरिकों की सेवाओं को भी इसमें जो शामिल किया जा रहा है सिंगल विंडो में, तो उसकी एक रैंकिंग होती है, ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें भी गवर्नमेंट इसको भी सुधार करना चाह रही है, ईज ऑफ लिविंग को। क्योंकि जो हमारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के आधार पर जो ईज ऑफ लिविंग नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग की जाती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के आधार पर जो राज्यों की रैंकिंग की जाती है, उसमें ईज ऑफ लिविंग सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा अगले संस्करण से। अभी जो 5वां संस्करण आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसका 5वें संस्करण में ईज ऑफ लिविंग बिजनेस को नहीं शामिल किया गया था। ठीक है, मगर आने वाला जो 6ठा संस्करण आएगा इसका, उसमें ईज ऑफ लिविंग को भी शामिल किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट पहले से ही तैयारी कर रही है, ठीक है, अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, 30 जून को, 30 जून का है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जो यूपी से रिलेटेड है या फिर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो 30 जून 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग का 5वां संस्करण, ठीक है, 5वां संस्करण को जारी कर दिया गया। ठीक है, द्वारा जारी, स्टेट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ठीक है, ये जो रैंक है स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ये
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के बेस पे तैयार की जाती है। ठीक है, इससे पहले ये जो रैंकिंग है ये 4 बार पब्लिश की जा चुकी है। देख लीजिए, 2015 में, 16 में, 17-18 के फाइनेंशियल ईयर में और 19 में। अब आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो 19 की रिपोर्ट थी वो सितंबर 2020 में आई। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सितंबर 2020 में जब वो रैंकिंग जारी की गई थी, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, एक स्टेप थोड़ा आगे चल रहा हूँ, जो ये चौथा संस्करण था, उसमें आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे था और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश था। उसके बाद 5 राज्यों को आप लोग याद रखें। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखिए, जो ये 5वां संस्करण आया है। ठीक है, 5वां संस्करण जो आया है उसको 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, टॉप अचीवर स्टेट, इंस्पायरर स्टेट और इमर्जिंग बिजनेस इकोनॉमिक इकोसिस्टम स्टेट। ठीक है, 4 में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 में। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इन चारों कैटेगरियों को ध्यान रखना है कि कौन कितनी कैटेगरी है। तो अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा कि स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितनी कैटेगरियों में, 5वें संस्करण में, ठीक है, कितनी कैटेगरियों में डिवाइड किया गया था। तो 4 कैटेगरी आप लोगों के सामने है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारा उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में था। तो ये अचीवर स्टेट की कैटेगरी में था। ठीक है, अचीवर स्टेट की कैटेगरी में हमारा उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा कि कितने स्टेट जो थे अचीवर कैटेगरी में थे। तो ये थे हमारे 6 स्टेट। 6 स्टेट जो थे अचीवर कैटेगरी में थे। ठीक है, उसके बाद कितने टॉप अचीवर कैटेगरी में थे। टॉप अचीवर स्टेट कैटेगरी जो थी, तो उसमें आप लोग देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु एवं तेलंगाना, यानी कि 7 स्टेट थे। ठीक है, उसके बाद इंस्पायरर कैटेगरी थी और उसके अलावा जो स्टेट इसमें छूट गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, बिहार था, ठीक है, जम्मू कश्मीर था। जो भी स्टेट इसमें छूट गए थे वो इस कैटेगरी में थे, इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम श्रेणी में थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को बहुत इंतला होके ध्यान रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है, रैंकिंग से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लागू किया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। ठीक है, उसके तहत पहले एक पीडीएस सिस्टम चलता था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें राशन दिया जाता था। मगर जब ये एक्ट आया तो उसके बाद इसमें टारगेटेड पीडीएस सिस्टम चलने लगा। ठीक है, ठीक, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। तो इसको, अब ये जो था, ये इसमें ये अचीव करना था, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था एनएफएस से, इसमें अचीव ये करना था कि देश का कोई भी आदमी भूखा ना रहे। ठीक है, तो इसको इस साल में जो स्टेट रैंकिंग इस साल डिसाइड की गई है 2022 की, उसमें उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया है और हमारा उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये रैंकिंग थी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसमें उत्तराखंड इस 2022 की रैंकिंग में अंतिम पायदान पे था। अब जो यही रैंकिंग 2021 में जब जारी की गई थी, तो इसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पे था और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे था। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, जो हमारा अगला करंट अफेयर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार और अमेजन के बीच, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक मैं एग्जाम दे रहा था यूपी ट्रिपल एससी का, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एग्जाम देता रहता हूँ, तो मुझे आइडिया रहता है कि क्या गवर्नमेंट के जो एग्जाम है उसमें कैसे प्रश्नों के आने की प्रवृत्ति रहती है। तो देखिए, ये प्रश्न एकदम इसी टाइप का प्रश्न था। ठीक है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल से कोई
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एमओयू या फिर ज्ञापन साइन हुआ था, जिसके तहत रूरल इकोनॉमी या फिर कोई उत्पाद को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे इनिशिएटिव लिया था। और ये सेम टू सेम वैसा ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट एक बार फिर ले रही है, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ठीक है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी बनाए गए प्रोडक्ट हैं महिलाओं के द्वारा, देखिए एक करार हुआ है जिसमें ग्रामीण महिलाओं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए सामान को अमेजन के पोर्टल पे बिकेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज को आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए, अगला करंट अफेयर। जनपद हमीरपुर स्थित सुमेरपुर में एचयूएल द्वारा स्थापित स्प्रेडाइट पाउडर संयंत्र और वितरण केंद्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किया गया। इसमें पूछेगा कि किस जिले में एचयूएल द्वारा जो पाउडर संयंत्र लगाया गया हो, किस जिले में लगाया गया है? हमीरपुर जिले में। कहाँ लगाया गया है? सुमेरपुर में, ठीक है। अब आगे चलिए, ये देख लीजिए, 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में ग्राउंड वाटर वीक मनाया गया उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर वीक मनाया गया, ठीक है। और स्टेट ग्राउंड वाटर अवार्ड जो है, इसमें मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा प्रोफेसर वेंकटेश दत्त को दिया गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अगला, प्रदेश में 9 एयरपोर्ट पूरी तरह से कार्यशील हैं, ठीक है, 9 एयरपोर्ट। और जल्द ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित करने वाला देश देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश हमारा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। पूछ देगा कि जब ये 5वां एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा इंटरनेशनल, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देख लीजिए। देश का पहला वह राज्य बताएं जो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्टों को संचालित करता है। ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसी तरीके से एक ये एक करंट अफेयर हो गया। दूसरा करंट अफेयर ये अलग है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये चीज को देखिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, सिग्नेचर एमओयू साइन किया गया है, जिसमें अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, चित्रकूट में, मयूरपुर सोनभद्र में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोनभद्र एवं श्रावस्ती में जो एयरपोर्ट का ये संचालन करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज ये देख लीजिए, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, ये गलत हो गया है, यूनानी मेडिसिन, एक गाजियाबाद में स्थित है। स्टैटिक्स का भी पार्ट है और ये करंट का भी पार्ट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि ये रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इसमें ये आप लोगों को ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इसमें, गंगा एक्सप्रेसवे को इन्वायरमेंट का क्लियरेंस मिल चुका है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई जो होगी 554 किलोमीटर होगी, 594 किलोमीटर, ठीक है, माफ करिएगा 54 बोल दिया मैं, 594 किलोमीटर होगी। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शाहजहांपुर में किया गया था, ठीक है, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगी, ठीक है, और ये 12 जिलों से होकर गुजरेगी, ठीक है, 12 जिलों से होके गुजरेगी, ठीक है। तो ये 12 जिलों को आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से जिले हैं, ठीक है, थोड़ा सा गूगल करके। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर की है, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट को इटावा से जोड़ेगी, देखिए ये इटावा है और ये चित्रकूट है, इन दोनों जिलों को जोड़ेगी। कितने जिलों से होकर जा रही है? तो 7 जिलों से होकर जा रही है, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखिए, मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से। चित्रकूट,
बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ठीक है, औरैया, इटावा, इस 7 जिलों से होके ये जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक्स पार्ट देख लेते हैं। आप लोग चलिए देख लेते हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी 7 जिलों से होके जाती है, और नेपाल को से सीमा साझा करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, ये और ऐसे ये मान लीजिए नेपाल है, तो ठीक है, इसमें 7 जिले हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ठीक है, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, सिद्धार्थनगर, ठीक, हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक महाराजगंज, माफ करिएगा ये छूट गया, महाराजगंज। 7 जिले होंगे, ठीक, महाराजगंज 7 जिलों को ये टच करती है। ठीक है, आगे चलिए। ई गवर्नेंस को परिभाषित करने के लिए, ई गवर्नेंस को परिभाषित करने के लिए उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें एक IGRS जन सुनवाई पोर्टल है। ठीक है, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण के लिए एकीकृत प्रणाली है IGRS। इस चीज को ध्यान रखना है कि पूछ देगा कि IGRS क्या है, तो इसमें आप लोग ये सब चीजें दे सकते हैं। ई नगर सेवा, ठीक है, ई नगर सेवा नागरिकों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवा देने के लिए है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलिए। आपूर्ति, ठीक है, ग्रामीण MIS रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, PDS सिस्टम जो राशन वितरण होता है उसको ये देखती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, फिर अगला जो है ई जिला जनहित गारंटी अधिनियम, जनहित गारंटी अधिनियम, यह प्रयास एवं समय को कम करने के लिए नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। भूलेख क्या है? कंप्यूटराइज करना है, जितने भी भूमि आलेखों को है उनको कंप्यूटराइज करना है, उनको सुव्यवस्थित करना है। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर बताऊंगा, तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कंपेन, क्या नागरिक सुधार के लिए, क्या गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, सुशासन के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, कौन कौन सी स्कीम है, इस चीजों को मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय भारतीय लेखिका, उत्तर प्रदेश की रहने वाली, ठीक है, गीतांजलि श्री को उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, टॉम ऑफ सैंड, ठीक है, इसके लिए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, पिछली बार यही पुरस्कार एट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जो डेविड डी थे फ्रांस के, उनको दिया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बुकर प्राइज के बारे में ये चीजें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो है हमारा नीति आयोग द्वारा तीसरा नवाचार सूचकांक, ठीक है, तीसरा तीसरा संस्करण है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन सूचकांक 2021 वैश्विक जो मानक है उस पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश की रैंक कितनी है। उत्तर प्रदेश की रैंक इसमें 7वीं है, और कर्नाटक इसमें तीसरी बार लगातार शीर्ष पर रहा है, कर्नाटक राज्य हमारा। ठीक है, दूसरे पे तेलंगाना था, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे महाराष्ट्र, पांचवें पे तमिलनाडु एवं छठे पे पंजाब। देखिए एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कौन सा राज्य टॉप 5 के नवाचार सूचकांक 2021 में नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोगों को टॉप 5 के नाम तो याद ही रखने हैं, और साथ में अपने राज्य का, अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अपने राज्य की रैंकिंग को याद रखना है। देखिए आज की डेट में जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर कोई भी मिनिस्ट्री जो रैंक प्रस्तुत कर रही है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज कम्पेयर टू ग्लोबल रैंकिंग। ठीक है, तो इसका वेटेज ज्यादा हो चुका है, तो इसको थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, उसी में देख लीजिए पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा और डीप में जाएगा तो ये पूछेगा कि जो नवाचार सूचकांक है, नवाचार सूचकांक है, उसमें कितने संकेतक या फिर स्टैंडर्ड को लिया गया, तो 66 संकेतकों को इसमें शामिल करके या फिर विश्लेषण करके इस सूचकांक को तैयार किया गया है। ठीक है, 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, 1 ट्रिलियन, देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाई जाए, $1 ट्रिलियन की। और उसी लक्ष्य को, उसी टारगेट को अचीव करने के लिए डलाइट इंडिया को ये लोग उनसे ज्ञापन या फिर एमओयू साइन किए हैं, और डलाइट इंडिया कंसल्टेशन का काम करेगी टारगेट को मीट करने के लिए। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा पंचामृत योजना शुरू की गई है, जिसमें किसानों की आय को दुगनी करने के लिए इसमें तकनीकी प्रयोग के जरिए इस स्कीम का यूज किया जा रहा है, जिसमें गन्ने की उत्पादन लागत को कम करने के साथ उत्पादकता और भूमि की उर्वरता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा पंचामृत योजना के तहत। ठीक है, इसमें 5 तकनीकी को एकीकृत करके इसमें प्रयोग किया गया है, जिसमें देखिए ट्रेंच विधि है, राटून प्रबंधन है, कचरा मल्चिंग है, ड्रिप ड्रिप सिंचाई एवं फसल शामिल है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 5 तकनीकी का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे चलिए। देखिए, ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि के बचाव के लिए 1971 में विश्व समुदाय द्वारा रामसर कन्वेंशन कन्वेंशन को हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक, किया गया था। ठीक है, और 1971 में तो इसको हस्ताक्षरित किया गया, मगर ये फोर्स में कब आया, तो 1975 में आया। ठीक है, 1975 में फोर्स में आया था। 1971 में 2 फरवरी को ये साइन किया गया था, इसीलिए हम 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें जो रामसर आर्द्र भूमि की जो साइट है, उसमें उत्तर प्रदेश की 10 साइटें शामिल हैं। ठीक है, पहली ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, ऊपरी गंगा नदी में जो है ब्रज घाट से नरोरा खंड तक। ठीक है, उसके बाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सरसई नवर झील इटावा, सुर सरोवर आगरा में। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि ये मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में, मेरठ। ठीक है, मेरठ। और उसके बाद बखीरा वन्य जीव अभयारण्य ये संत कबीर नगर। तो ये 10 साइटें जो हैं उत्तर प्रदेश की रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना, वन जनपद एक जनपद एक उत्पाद। उद्देश्य क्या है इनका, विशिष्ट शिल्प कलाएं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, प्रोत्साहित करना है और उनको प्रमोट करना है। ठीक है, और वो चीजें जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके या फिर क्षेत्रों के हिसाब से जो भी शिल्प कला है या फिर को भी जो कारीगरी है, उसको एक नई पहचान देने के लिए जो अब खो रही है, उसी के रिलेटेड इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना का जो लक्ष्य है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट की साइट से मैंने लिया है, तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ठीक है, किस जिले का कौन सा उत्पाद है, आगरा, अमरोहा, अलीगढ़, औरैया। इसी तरीके से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी,
75 जिलों का ये है जैसे, ठीक है। बलिया का है, ठीक है। भदोही का है कालीन दरी, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए बांदा का जो है सजर पत्थर शिल्प, ठीक है। बुलंदशहर का है सिरेमिक उत्पाद, ठीक। उसी तरीके से चंदौली में जो है जरी, जरदोजी एवं काला चावल, ठीक। इटावा में है वस्त्र उद्योग एवं सिलाई एवं वस्त्र कढ़ाई, ठीक है। उसके बाद फिरोजाबाद में है कांच के उत्पाद, ठीक। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई एवं जरी जरदोजी, ठीक है। उसके बाद गोंडा में है आपका फूड प्रोसेसिंग, दलहन को लेके, दाल को लेके, ठीक। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग सामग्री, ठीक है। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग, ठीक। गोरखपुर में टेराकोटा जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, जो भी मिट्टी से बनाई जाती मूर्तियां हैं उनको टेराकोटा भी कहा जाता है। इनको जीआई टैग भी मिला है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक। उसके बाद हाथरस में हींग, ठीक है। हरदोई में हैंडलूम, हमीरपुर में जूते, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, ठीक। उसके बाद कन्नौज का इत्र विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। कौशाम्बी में फूड प्रोसेसिंग केला को लेके, कानपुर देहात में एल्युमिनियम के बर्तन, ठीक है। कासगंज में जरी दरदोजी, कानपुर नगर में चमड़ा उद्योग, ठीक। उसके बाद लखनऊ में चिकनकारी, ठीक है। महोबा में गौरा पत्थर, ठीक। मेरठ में खेल की सामग्री, ठीक। उसके बाद मैनपुरी में तारकसी कला, ठीक है। मुरादाबाद धातु शिल्प, ठीक है। पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है मुरादाबाद को, ठीक। उसके बाद मऊ में वस्त्र उद्योग, वस्त्र उत्पाद। मुजफ्फरनगर में गुड़, गुड़ के लिए काफी ज्यादा फेमस है। प्रतापगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में मुंज उत्पाद, संत कबीर नगर में ब्रासवेयर, ठीक है। आगे शामली में लौह कला, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, ठीक। सीतापुर में दरी, सोनभद्र में कालीन, ठीक है। संभल में हस्तशिल्प, सिद्धार्थनगर में काला चावल, सुल्तानपुर में मूज उत्पाद, वाराणसी में वाराणसी रेशम की साड़ी, ठीक है। उन्नाव में देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो 75 जिले के उत्पाद है ना, इनको याद कर लीजिए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि ये मैचिंग के लिए ये क्वेश्चन दे देगा। इनसे मैच करिए, उनसे मैच करिए इनको, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। अब देखिए एक योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, शायद ये 2002 में शुरू की गई है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है। तो इसको ध्यान में ना रखें, ठीक है। इसमें विकलांग जोड़ों को विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 35,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और इसकी योग्यता क्या है, यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश इंटर्नशिप स्कीम जो है, इसमें युवाओं को 2500 रुपया दिया जाता है, सभी युवाओं को जो हाई हाई स्कूल 12th और स्नातक के बाद इंटर्नशिप प्रोग्राम में संलग्न होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर था उत्तर प्रदेश का, इसको पहला पार्ट मानिए। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।